Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is dimensional analysis. Dimensional analysis का मतलब क्या है? कई बार हम कैलकुलेशंस में ना हमें यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक यूनिट कन्वर्जन का ही मेथड है। जिस मेथड से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसी का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस या फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड। अब इसको और डिटेल में क्लियरली समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है? अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंचेस लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको बोलता है कि एक मेटल का पीस है जिसकी लेंथ जो है 3 इंचेस है, आपको इस लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंच है और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है। और वहाँ एक चीज़ और मेंशन की हुई थी कि जो इंच है उसको आयन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंच को आयन से रिप्रेजेंट किया। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। 1 इंच किसके बराबर है? 2.54 सेंटीमीटर के। ये कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। अब इससे हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आप इस टर्म को सारी डिनोमिनेटर में ले गए तो राइट साइड पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। या दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, या तो पहला तरीका तो हमारे पास 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर, वो भी 1 के बराबर होगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये 2.54 सेंटीमीटर को न्यूमरेटर रखो और 1 इंच को डिनोमिनेटर कर दो। ये भी तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम। तो दिस इज़ नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड कि आपने यूनिट बना दिया राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। टर्म्स को एक साइड कंबाइन कर लिया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख दिया, और एक साइड आपने 1 बना दी, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, और वो किसके बराबर है? 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच। आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। और इनको ही हम क्या बोलेंगे? यूनिट फैक्टर। अब अगर किसी भी नंबर को इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स अगर आप कोई भी नंबर 2 है, मान लो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर तो 2 ही आएगा ना। दैट मीन्स किसी भी नंबर को अगर आप यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अफेक्ट नहीं करेगा उसको ज़्यादा। तो हमें अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक मेटल का पीस है जिसकी लेंथ जो है 3 इंचेस है, आपने उस लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हम कैसा यूनिट यूज़ करेंगे। ये वाला देखिए यूनिट, हमें क्या चाहिए आंसर? सेंटीमीटर में ना। और हमें वैल्यू क्या दी है? 3 इंच। तो 3 इंच से हमने सेंटीमीटर बनाना है। तो अगर हम इस फैक्टर का यूज़ करें, इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ये 1 इंच से ये इंच से इंच कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू दैट वैल्यू, वो आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। क्लियर? तो आपको ऐसे ही ध्यान करना है कि आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट आपका जो ओवरऑल आंसर है वो उसी टर्म में है जिस टर्म में आपको निकालना था। अब अगर हम मान लीजिए इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज करो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंच से, तो 3 इंच इंटू 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट आते हैं वो आते हैं इंचेस का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, जो कि आंसर नहीं हो सकता था। क्लियर? इसलिए हमें पहले प्रॉपरली देखना है कि हमें आंसर जो है वो किस फॉर्म में चाहिए। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 2.54 विच इज़ 7.62 सेंटीमीटर। तो हमें यूनिट फैक्टर देखना है कि किससे हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें डिज़ायर यूनिट मिल सकेंगे, कौन सा हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए और कौन सा हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। एक जग है जिसमें 2 लीटर आपके पास मिल्क है और इसी वॉल्यूम को आपने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो देखिए, हमें देखना है सबसे पहली चीज़ कि लीटर से हम मीटर क्यूब तक कैसे पहुँचें। ये हमें पता है कि 1 जो लीटर है वो किसके बराबर होगा? 1000 ml के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर चाहिए हमें मीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यूनिट फैक्टर का यूज़ करके हम लिख सकते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब कौन से वाला हम टर्म लेने वाले हैं कि मीटर न्यूमरेटर में हो या मीटर डिनोमिनेटर में हो, तो उसके लिए हम देखते हैं हमें जो आंसर है वो मीटर क्यूब में चाहिए। दैट मीन्स कि जो मीटर है वो न्यूमरेटर में होगा, तभी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। तो हमने क्यूब में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, अब 100 के आपके पास, इसको कैसे लिख सकते हो? 10⁻²। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁶।
सेंटीमीटर क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आया, 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि वॉल्यूम कितनी थी, 2 लीटर्स आपके पास वॉल्यूम थी। और अब अगर हमें आंसर मीटर क्यूब में चाहिए तो ये सेंटीमीटर क्यूब तो कहीं ना कहीं से एलिमिनेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 लीटर्स है, 1 लीटर किसके बराबर था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर था ना। तो 2 लीटर्स किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस यही काम हमने यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आंसर हमारे पास ये निकला था 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें वॉल्यूम देखनी है 2 लीटर्स के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हमें पता चल गया ना, मीटर क्यूब में आएगा। अब आएगा क्या आंसर वो देखिए, ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 और डिनोमिनेटर में है 10⁻6। जब आपके पास बेस सेम होता है और वो टर्म्स जो हैं वो डिवीजन में होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 10⁻3 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 10⁻−3। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻−3 मीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 दिन में आपके पास कितने सेकेंड्स होंगे वो निकालना है। एक सबसे पहली चीज़, हमें डेज से सेकेंड तक जाना है। तो हम कैसे करेंगे, डेज से पहले हम आर पे जाएंगे, आर से हम मिनट पे जाएंगे, मिनट से फिर हम सेकेंड्स पे जाएंगे। देखते हैं कैसे करना है हमें काम। तो हमें पता है 1 डे जो एक दिन है उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगेन यूनिट फैक्टर का यूज़ करें तो 1 डे डिवाइडेड बाय 24 आवर्स जो है आपके पास वो 1 के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 1 डे। क्लियर। उसके बाद हमने घंटे तो देख लिए एक दिन में कितने होंगे, अब एक घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया आपके पास। तो 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर। ओके, सेम इज़ फॉर द सेकेंड। सेकेंड्स में क्या होगा, एक आपके पास मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, एक मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकेंड्स। तो यूनिट फैक्टर का अगेन हम यूज़ करें तो 1 minute divided by 60 seconds is equal to 1 which is equal to 60 seconds divided by 1 minute। ओके, अब बस हमें इसको अरेंज करना आना चाहिए सीक्वेंस में। देखिए हमें आंसर चाहिए किस चीज़ में, सेकेंड्स में, कि कितने सेकेंड्स होते हैं और कितने दिन में, 2 दिन में। तो दैट मीन्स डेज जो है वो कैंसिल होता जाना चाहिए और जो फाइनल आंसर हमारे पास आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, सेकेंड्स में। तो डे कैसे कैंसिल होगा, देखो डे कैसे कैंसिल हो सकता है, फर्स्ट रिजल्ट से अगर देखो तो 1 डे डिवाइडेड बाय 24 आवर, अगर आप ये लेते हो तो डे कैंसिल नहीं होगा। अगर आप ये फैक्टर लेते हो ना 24 आवर बाय 1 डे तो वो कैंसिल होगा। तो आपने पहले मान लीजिए डे ऊपर लिखा, तो ये फैक्टर अगर आप ले रहे हो 24 आवर डिवाइडेड बाय 1 डे, तो डे से डे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो इस तरह से लेना है कि आवर कैंसिल हो जाए आपके पास। तो आवर कैसे कैंसिल होगा, इस फैक्टर से। तो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल होएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको लेना है वो इस तरह से लेना है कि मिनट कैंसिल हो जाए, तभी तो आंसर आपके पास सेकेंड्स में आएगा। तो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ठीक है, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर जो है वो 60 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या हो जाए, सारी टर्म्स आगे आएंगी। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। देखिए 2 डेज थे हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर बाय 1 डे। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो यूनिट्स तो कैंसिल होते गए साथ साथ सारे, ये जो आंसर है वो सेकेंड्स में बच गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 इंटू 24 इंटू 60 ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा ये होगा आपके पास कितने सेकेंड्स होते हैं 2 दिन के अंदर। 2 इंटू 24 इंटू 60 आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो और जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये वैल्यू आएगी। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप केमिस्ट्री की बात करते हो ना, कोई भी चीज़ कंबाइंड हो रही है और कंपाउंड बना रही है तो वो किस तरह से बन रहे हैं वो यही लॉज आपको बताते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होकर कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, ये 5 बेसिक लॉ का यूज़ करके ही बन रहे हैं। अभी उन लॉज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे पहले एक चीज़, जो यहाँ पे आप वो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटनी लेवोजियर, और इन्हीं को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है।
अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉ विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है ये किसने दिया था? एंटनी लेवोजियर ने दिया था, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। किस ईयर में दिया था? 1789 में। ईयर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किस चीज़ पे? कंबशन रिएक्शंस पे, और इस कंक्लूजन पे पहुँचे किस चीज़ पे? कि सभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस अगर आप कर रहे हो तो उन प्रोसेसेस के दौरान कोई भी मास का चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मास है या मैटर है आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ था ना, इसने एक बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है केमिस्ट्री में हुई उसका एक बेस क्रिएट कर दिया था। ठीक है, इनफैक्ट जो ये लॉ था ये बहुत सारे जो मेजरमेंट्स किए गए थे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मासेस पे, और एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स देखे गए थे उनके एनालिसिस पे ही ये लॉ बना था। सिंपल से तरीके से अगर हम ये समझें इस लॉ को, आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर बनता है। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करोगे तो क्या होगा आपके पास? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बोलता है कि जो मैटर या मास है आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। टोटल मास जो रिएक्टेंट का है वही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा, वो हम देखने वाले हैं। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4, सो 4 इंटू 1 विच इज़ 4। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ पर कितने हैं आपके पास? ऑक्सीजन 2, O2। हम एक सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं या एज ए एलिमेंट की बात करते हैं तो उसका मास क्या होता है? 16 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 हो गए, तो 16 इंटू 2 विच इज़ 32। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड जो मास आया है वो कितना आ गया? 36 आ गया। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं। H2O का जो मास है वो देखिए, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का मास विच इज़ इक्वल टू 18। सो 18 आगे कितने मोल्स हैं? 2, तो 36। तो 36 ही मास रिएक्टेंट का आया, 36 ही मास प्रोडक्ट का आया। दैट मीन्स कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपके पास जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होगा, मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम है जोसेफ प्रॉस्ट, उन्होंने दिया। इस लॉ में क्या बोला गया कि कोई भी आप कंपाउंड बना रहे हो ना तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स की रेशियो है वो बाय वेट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप वाटर की बात कर रहे हो, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन है, उसका जो मास होगा या उसका वेट आप बोल सकते हो वो कितना होगा? 1। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है मोल्स? तो 2 मोल्स है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी? 2। रेशो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है? 16। तो ये रेशो अगर आप निकालते हो ये 1:8 रेशो होगी। तो दैट मीन्स वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या होगी? 1:8। अब वाटर आप चाहे सिंथेसाइज कर रहे हो, चाहे आप वाटर सी वाटर की बात कर रहे हो, आप लेक वाटर की बात कर रहे हो, या फिर आप बिस्लेरी वाटर की बात कर रहे हो, कहीं का भी पानी ले रहे हो, उस टाइम पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी, और वो रेशो होगी 1:8। क्लियर? यही ये लॉ हमें बोलता है, दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो प्रोस्ट ने ना जो काम किया वो क्या किया? क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल ले लिए। इसमें क्या लिया इसने? एक तो नेचुरल सैंपल जो नेचर से क्रिएट हुआ है, एक इन्होंने सिंथेसाइज किया क्यूप्रिक कार्बोनेट को। अब क्यूप्रिक कार्बोनेट है, नाम से समझ आ रहा होगा, कॉपर होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। क्लियर? तो उन्होंने एलिमेंट्स की जो कॉम्पोजिशन है ना दोनों ही सैंपल्स में देखी कि नेचुरल ऑरिजिन में कैसी आती है और सिंथेटिक सैंपल में क्या आती है। तो परसेंटेज जो कॉपर की है वो नेचुरल में भी 51.35 आई और सिंथेटिक में भी। कार्बन की जो परसेंटेज है वो 9.74 आई नेचुरल में भी और सिंथेटिक में भी। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 38.91 आई नेचुरल में भी और सिंथेटिक में भी। इसका मतलब कि आप कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, किसी भी तरीके से आप उसको डेवलप करो, चाहे वो नेचुरली हो रहा है या फिर आप सिंथेटिकली उसको बना रहे हो, उसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है ना वो हमेशा ही सेम रहेगा। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं ना वो मासेस के सेम प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होंगे। दैट मीन्स अगर आप कॉपर जितना नेचुरल ओरिजिन में जो वैल्यू है वही सिंथेसाइज ओरिजिन में भी उसकी वैल्यू होगी। जो आपके पास कार्बन की परसेंटेज जब नेचुरली आपके पास कोई कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें वैल्यू है, वही वैल्यू तब भी होगी जब आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हो। ठीक है,
अब इसकी भी जो वैलिडिटी है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने भी दी, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, ठीक है, और कंपोजिशन जो चीज़ उसके अंदर कंटेन्ड है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाए? लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। दैट मीन्स जो कंपाउंड आप बना रहे हो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, और वो प्रोपोर्शन कैसी होगी? बाय मासेस उनकी प्रोपोर्शन होने वाली है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये किसने दिया? डेल्टन ने। अभी हमने ऊपर जो लॉ पढ़ा था वो क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। ओके, तो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। आपने कार्बन और ऑक्सीजन लिए रिएक्टेंट, तो C+O2 से आप CO2 बना सकते हो। दूसरी तरफ C+ अगर आपने ऑक्सीजन एटम ले लिया तो वहाँ से आप क्या बना सकते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये लो हमें ये बोलता है कि अगर आपने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया, जैसे दो आपने एलिमेंट कंबाइन किए दैट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन, उस टाइम पे कंपाउंड तो दो बना लिए ना, फर्स्ट केस में कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, सेकेंड केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो दो एलिमेंट को कंबाइन करके अगर आप एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हो तो उस टाइम पे जो एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स रख दो, तो जो दूसरा आपके पास एलिमेंट है उनके मासेस की जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो तो मास उसका फिक्स्ड हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड हो गए। तो ये जो ऑक्सीजन आपके पास है ना, जो कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इनकी जो आपस में रेशियो है ना वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। यही लो हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या बोलता है देखिए, if two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. Clear? अब एक और एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने क्या लिया? एलिमेंट्स ले लिए विच इज़ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वहाँ से क्या बना रहे हो? वाटर बना रहे हो। दूसरे केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हो, H2O2, क्लियर। तो पहले केस में आपने बनाया H2O, दूसरे केस में आपने बनाया H2O2। तो दोनों ही केसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बन गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर जो मास फिक्स्ड रहेगा वो हाइड्रोजन का आपको दिख रहा है, दोनों ही केसेस में 2 ग्राम है। तो एक एलिमेंट का तो आपने मास फिक्स्ड रख दिया, जो दूसरा एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं आपके पास उसकी जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। फर्स्ट केस में जो ऑक्सीजन का मास है वो 16 ग्राम है, सेकेंड केस में जो ऑक्सीजन का मास है वो 32 ग्राम है। तो इनकी जो रेशियो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो आप जैसे इसको कट करोगे तो रेशियो क्या आएगी? 1:2। तो ये स्मॉल भी है और एक होल नंबर रेशियो भी है। यही लॉ हमें बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये किसने दिया था? इस साइंटिस्ट का नाम आपको ऑलरेडी दे दिया, गे-लुसैक ने। किस सन में? 1808 में। उन्होंने क्या बोला कि जब गैसेस कंबाइंड होती हैं या फिर जब गैसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होंगी तो वो अपनी वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में होंगी, प्रोवाइडेड मतलब ये जो कंडीशंस है आपको सेम रखनी पड़ेंगी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी गैसेस की बात कर रहे हो तो गैसेस कंबाइंड हो रही हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हो रही हैं तो वो आपस में वॉल्यूम्स में सिंपल रेशियो में ही प्रोड्यूस्ड होंगी या कंबाइंड होंगी। कब? जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा? सेम रखा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 ml हाइड्रोजन जो है आपके पास वो कंबाइंड हो रहा है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से और 100 ml ऑफ वाटर वेपर दे रहा है। तो हमने बोला कि आपके पास जो गैसेस हैं या तो कंबाइंड होंगी या प्रोड्यूस्ड होंगी। यहाँ पर हम किसकी बात करें? कॉम्बिनेशन की। तो जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंबाइंड हो रही है, इसकी रेशियो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखो तो 100:50 आ गई, दैट इज़ योर 2:1। तो ये क्या हुआ आपके पास? सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। क्लियर? तो यही चीज़ हमें बोलते हैं कि गैसेस आपके पास जब कंबाइंड हो रही हैं या प्रोड्यूस्ड हो रही हैं और आपने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा है तो उनकी जो रेशियो आएगी बाय वॉल्यूम के टर्म में आपने रेशियो देखनी है, तो वो वॉल्यूम जो की जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, ठीक है। ये जो गे-लुसैक का जो लॉ है ये एक्चुअली में क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पहले वाला जो लॉ हमने पढ़ा वो तो बाय मास के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है इन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है।
ये जो आपके पास लो है डेफिनेट प्रोपोर्शन का, जो पहले बताया गया था वो मास के रिस्पेक्ट में था। अब ये वाला जो लो है गे लुसाक का, ये किस चीज़ के रिस्पेक्ट में है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इसका जो गे लुसाक का लो है, इस पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसने काम किया था? एवोगैड्रो ने। इसका जो पूरा लो है ये एवोगैड्रो के वर्क के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। सो नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लो। 1811 में एवोगैड्रो ने ये बोला कि अगर आप कोई भी गैसेस ले रहे हो, उन गैसेस की इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, टेम्परेचर प्रेशर को सेम रख रहे हो, तो उन गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे। मान लीजिए आपने ए और बी कोई आपने गैसेस ले ली, ए की जो वॉल्यूम है वो 4 ml है, बी की भी वॉल्यूम 4 ml है। अब इन दोनों गैसेस में आपने टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस जो है सेम रखी, तो इन दोनों गैसेस में ही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे। तो एवोगैड्रो ने एक डिस्टिंक्शन की थी किसके बीच में? एटम्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि आज हमें समझ आती है क्लियरली, ठीक है। अगर हम वाटर बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उस रिएक्शन को फिर से देखें तो देखिए हमने रिएक्शन लिखी थी ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब बैलेंस करें अगर हम इस रिएक्शन को तो क्या बनेगा? यहाँ पे 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो कंबाइंड हो रही है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर दे रही है। अब यहाँ हम वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया कि आपके पास मिलीलीटर है, लीटर है, क्या वैल्यू है आपके पास यूनिट्स की, तो वो हमने स्पेसिफाई नहीं की, इसलिए हम उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब 2 वॉल्यूम जो है आपके पास हाइड्रोजन की कंबाइंड हो रही है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, और वो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रही है, और कोई भी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन नहीं बच रहा। अब इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा एक बार फिगर पे जाते हैं, विच इज़ योर फिगर 1.9। तो यहाँ पर क्या है? 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 2H2 थे ना, तो ये H2 को हमने एक ये ले लिया और एक ये वाला बॉक्स स्पेसिफाई कर दिया। ये कंबाइंड हो रहे थे किसके साथ? 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और बन क्या रहा था? 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स बन रहे थे। यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन में दिखा दिया। यहाँ से हमारा जो समझने का मतलब है वो ये है कि अगर आप हाइड्रोजन की 1 वॉल्यूम की भी बात करें तो वहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने भी यही काम किया। एवोगैड्रो ने जो ये ऊपर वाला रिजल्ट था ना, इसको ये कंसीडर करके समझाया कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉली एटॉमिक हैं, उसमें बहुत सारे एटम्स से ही आप एक मॉलिक्यूल बना रहे हो। वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर। जैसे वाटर की बात करें तो वहाँ पे 3 एटम कंबाइंड हो रहे हैं, क्लियर। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायटॉमिक मान के चलें, और जो कि डायटॉमिक हैं भी सही, तो ये रिजल्ट्स को हम इजीली बता सकते हैं। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि उस टाइम पे डेल्टन और जो बाकी साइंटिस्ट थे ना, वो ये बिलीव करते थे कि जो सेम काइंड के एटम्स हैं वो कंबाइन हो ही नहीं सकते, और जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के जिसमें 2 एटम्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो ये बोलते थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके आप H2 बना रहे हो, ये नहीं पॉसिबल। या फिर H2 का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, O2 जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ वो ये उस टाइम पे ये मानते थे। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि जो एवोगैड्रो है उसने इस चीज़ पे काम किया कि जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीएटॉमिक है, जबकि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे थे। फिर क्या हुआ? एवोगैड्रो का जो प्रपोजल है ये पब्लिश हुआ फ्रेंच जर्नल में, जिसका नाम था फ्रेंच जर्नल का डी फिजिक्यू। अब ये करेक्ट था, फिर भी इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम पे। अब उसके बाद 1860 में अबाउट इस लॉ के पब्लिश होने के आपके पास 50 ईयर्स के बाद, अबाउट 1860 में क्या हुआ? जर्मनी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री पे। एक्चुअली ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी केमिस्ट्री पे, जहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ पे काम करना था। इस मीटिंग में स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो ने एक केमिकल फिलॉसफी का ना एक स्केच बताया कि मतलब केमिकल फिलॉसफी कैसे होती है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, इस पूरे कोर्स पे एक स्केच पब्लिश किया। और उसी जो प्रपोजल था, उसी प्रपोजल में ही एवोगैड्रो के वर्क को दिखाया गया, और वहाँ से ही एवोगैड्रो का जो लॉ है उसको इम्पॉर्टेंस मिली थी। तो अब देखिए कितना बड़ा काम हुआ, कितने टाइम के बाद ये जो लॉ है ये एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया हमारे पास डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसने एक्चुअली में एक बहुत बड़ा चेंज लाया केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम ये बोले ना कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद ही केमिस्ट्री डेवलप्ड हुई है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हमें कॉम्बिनेशंस पता चले। क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, एक 118 एलिमेंट्स पे काम नहीं करती है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो आप बनाते हो ना इन एलिमेंट्स में, उस पर काम कर रही है।
तो जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये काम कर रही थी कॉम्बिनेशंस पे, कि एटम्स जो हैं आपके पास कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म में बनेंगे या फिर एलिमेंट्स कैसे कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनेंगे। तो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी साथ साथ में ये जो लॉज हमने पढ़े हैं ये ही एक डेवलपमेंट थी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है हमें, ये जो ओरिजिन था इस आइडिया का, इस थ्योरी का, वो ये था कि जो मैटर है उसमें बहुत छोटे से इंडिविजिबल पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसको आप नहीं तोड़ सकते, और उसको नाम दिया गया एटोमियो, ठीक है, जिसका मतलब था इंडिविजिबल। क्लियर। और ये किस टाइम पे बोला गया था आपके पास, डेमोक्रिटस के टाइम पे, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, उस टाइम पे यह बात बोली गई थी। और उस ये जो थ्योरी है वो डेवलप्ड हुई बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल्स के साथ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर वहाँ पर उसके बेसिस पे ये थ्योरी बनाई गई, और जिसने आपको कुछ लॉज जो हैं वो ये एक्सपेरिमेंट्स के वर्क से ही कुछ लॉज भी डेवलप हुए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1808 में फाइनली जो डेल्टन थे उसने एक पब्लिश की ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। जो आपके पास डेल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने 1808 में ये एक थ्योरी जो है वो पब्लिश की एज अ नेम ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद भी रखने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर जो भी है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसका मास है, वो मैटर है। और ये बोलते हैं कि मैटर जो है ना वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, वो इंडिविजिबल पार्टिकल क्या है, एटम्स हैं। तो कोई भी मैटर आप बोल रहे हो वो किससे बना होगा, एटम्स से बना होगा। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मास। जैसे कि अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो, इसमें जो भी एटम्स हैं उसका मास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट का ही एटम होगा तो उसका मास क्या होगा, सेम होगा। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो जो ऑक्सीजन का एटम है उसका मास जो है डिफरेंट होगा, किससे, कार्बन के एटम से। तो हम यही चीज़ बोलते हैं कि जो एलिमेंट है आपके पास उसके जो भी एटम्स होंगे उस एलिमेंट के अंदर उनका सभी की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, उसका मास भी सेम होगा। और अगर आप डिफरेंट एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हो तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगे और उसका मास जो है वो भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, क्या कहते हैं कि कंपाउंड्स तब बनेंगे जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप वाटर बना रहे हो तो यहाँ पर रेशो हमने बताई थी ना, 2 रेशो आपके पास कितने आते हैं, 16, सो 1:8 रेशो। दैट मीन्स जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन तभी ही होगी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:8 रेशो होगी। क्लियर। तो कंपाउंड्स कब बनेंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो किसी फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होंगे। और ध्यान रखिए जो आप वाटर की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है 1:8 है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि H2O लिख दिया और 8:1 बोल दिया, ये गलत होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है वो उसका जो पार्ट है 8 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, ये गलत है, ठीक है। तो जो रेशो है आपके पास 1:8 जो रेशो है वो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो है, ना कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, या कोई भी रैंडम आप नहीं लिख सकते, इट शुड बी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो। नेक्स्ट पॉइंट इज chemical reaction involve reorganization of atoms, they are neither created nor destroyed in a chemical reaction। दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे एटम सिर्फ रीऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। एटम्स का ना तो कोई क्रिएशन हो रहा है ना ही कोई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हो तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो रीऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं इस H2O के अंदर, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, ये फॉर्म्ड नहीं हो रहे, ठीक है। इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का यूज़ करके तो आप H2O बना रहे हो। तो यही चीज़ ये बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी इसमें सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगा एटम्स का। एटम्स को ना तो आप क्रिएट करें ना डिस्ट्रॉय करें। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोले, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो डेल्टन की थ्योरी ने ना जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं इनके लॉ को एक्सप्लेन किया। हालांकि ये इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाया जो गैसियस वॉल्यूम के जो लॉज थे, ठीक है। इसने कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दिया एटम्स के कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें ये डिस्कवर्ड हुई बाद में किसी और साइंटिस्ट के द्वारा, और डेल्टन की थ्योरी में भी एक्चुअली में कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विच इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट do write in the comment section. If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.